नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात आज संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की। कल देश के बजट पेश होने से पहले आज संसद में सरकार ने आर्थिक सर्वे उसका सामने रखा, जिसके अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी की विकास दर का अनुमान 9.2% है और अगले साल जीडीपी 8 से 8.5% बढ़ोतरी का अनुमान रखा गया है। हालांकि नौकरियों पर जब सवाल पूछा गया तो साफ जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल से जब हाल में बिहार और यूपी में नौकरियों को लेकर जो हंगामा था उस पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि फिलहाल बेरोजगारी पर रियल टाइम डेटे की कमी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली वेव में रोजगार पर असर पड़ा, लेकिन फिर हालात सुधरे। लेकिन हाल में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसका ब्यौरा नहीं। आइए सुनते हैं उनको पहले। There is a dearth of good official unemployment data which is real time. There is one, but it comes with a very significant lag. So what we do know from the official surveys, the detailed surveys, that there was a significant decline in employment during the original lockdown, and then a very significant revival up to about March. After that, there was some impact, of course, from the second wave. But the large survey does not, data is not yet available. और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, तो आर्थिक सर्वे आज रखा गया है, लेकिन ये नौकरियों की बात अहम है क्योंकि बेरोजगारी का सवाल लगातार उठा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है। तो आज क्या कोई साफ तस्वीर मिली है और क्यों नहीं मिल पाई है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है निधि। कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और इसका रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये बात खुद संजीव सान्याल, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने मानी है आज। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास रियल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की कमी है, यानी इस पूरे संकट के दौरान बेरोजगारी पर कितना असर हुआ इसके आंकड़े नहीं है सरकार के पास। और उन्होंने कहा कि ये हम एक लार्ज सर्वे हो रहा है, उसके आंकड़े अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। और जब उन्होंने ये जवाब दिया तो इसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। रेलवे में नौकरियों के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ आवेदन हो रहे हैं, राज्यों में विवाद हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है कि मैं इस विषय पर मैं नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर लाखों लोग नौकरियाँ का आवेदन किया जाता है, नौकरियां भरी जाती हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, लोग रिटायर करते हैं। एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए आप जो ये 8 लाख 10 लाख की बात जो कही जा रही है कि वैकेंसीज़ हैं अलग अलग विभागों में, ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आवेदन किया जाता है अलग अलग नौकरियों के लिए, लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, फिर वो रिटायर होते हैं, फिर नए आवेदन आते हैं। ये कोई स्टैटिक नंबर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज देश के सामने है निधि, जिस पर इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जब मीडिया ब्रीफिंग करने आए थे, वो सीधे तौर पर बोलने से बचते दिखे कि इस संकट के दौरान अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर हुई। उन्होंने खुद कहा कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हुए, बेरोजगारी का संकट कितना बड़ा है, वो खुद मान भी रहे हैं कि मार्च 2021 में कुछ सुधार हुआ था रोजगार में, लेकिन फिर से दूसरी लहर आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने आगे कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि एक लार्जर सर्वे हो रहा है, उसके आंकड़े हमारे पास नहीं है। चलिए, उस लार्जर सर्वे का इंतजार हमें करना पड़ेगा संकट के दौरान। बिल्कुल हिमांशु, और वाकई में काफी अहम होगा, क्योंकि अगर विकास करना है देश को तो लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, कमाई का जरिया होना चाहिए, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देश की बात में अब बात करते हैं हम चुनावों की। पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही प्रचार तेजी पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रचार की आज शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली की, जिसमें समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा काम देखें और उनके कारनामे देखें। अपराधी सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को वो नहीं चाहिए जो दंगे कराते हैं। और कहा है कि रियल एस्टेट माफिया और भ्रष्टाचार का गठबंधन कराया। पहली बार के वोटर और महिलाओं के नाम घर बनवाने की बात भी प्रधानमंत्री ने की है। उधर, क्योंकि हम यूपी पे फोकस कर रहे हैं, पहले तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा बढ़ाया। पहली बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं, अब तक वो सांसद रहे। उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है।
समाजवादी पार्टी का गढ़, एक तरह से उस गढ़ में ये सीट पड़ती है। उधर अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह वाघेल को उम्मीदवार बनाया है। ये पहले यहां से चुनाव जीत भी चुके हैं और पहले सपा और बसपा में ये रह भी चुके हैं। उधर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के करावली में एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर उन्होंने हमले किए। उन्होंने कहा कि अपराधी और माफिया इन दलों के उम्मीदवार बनकर लोगों को धमका रहे हैं। उधर अगर हम यूपी में नोएडा का रुख करें तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। इस दौरान वे जनसंपर्क और नोएडा के अलग अलग समूह से मुलाकात की। इस दौरान वे डोर टू डोर कैंपेन भी की और उन्होंने महिलाओं के साथ चर्चा की। यहाँ की जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पर वो प्रचार के लिए पहुंची हुई थी। तो अब हम एक और उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार का चेहरा लेकर आए आपके साथ। हमारे साथ हैं आगरा जिले की फतेहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रूपाली दीक्षित। रूपाली खासी चर्चा में इसलिए आए क्योंकि वो विदेश में पढ़ाई कर चुकी हैं। कार्डिफ, लीड्स जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप मिली, एमएनसी में उन्होंने काम किया है, लेकिन 2016 में उनको वापस आना पड़ा। इनके परिवार के ज़्यादा पुरुष जो हैं सलाखों के पीछे हैं। और क्यों आई हैं राजनीति में, कैसे आई हैं, रूपाली से बात करेंगे। रूपाली, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने विदेश में दुबई में अपनी नौकरी छोड़कर आप आई हैं और चुनावी आपने ये चुना है कि चुनावों से जुड़ेंगी और समाजवादी पार्टी का टिकट आपको मिला है। तो क्या कारण रहा कि जो आप चुनाव में कूदी हैं? जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था, आई जस्ट केम टू टेक केयर ऑफ माई, मैं अपने बस पिताजी की जिम्मेदारी उठाने के लिए आई थी। बट क्योंकि मेरे पिताजी पहले से एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो जब मैं अपने क्षेत्र में गई, अपने विधानसभा, तो रूपाली से हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि परिवार पे एक मामले दर्ज हुए, परिवार के लोग, तो हम रूपाली से ही सुनना चाहेंगे क्या कारण रहा। और स्वदेश वापस आने के बाद इन्होंने आगरा से लॉ की पढ़ाई भी की है और कोशिश कर रहे हैं कि हम रूपाली से बात कर सकें। और तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के शरद प्रधान जी हैं। शरद जी, अगर आप जुड़े हुए हमारे साथ, तो मैं आज यही, अगर आज आप आंकलन करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली हुई हो, जो वर्चुअल रैली थी, प्रधानमंत्री का संबोधन जो था, किस तरह से आंकेंगे? क्या कुछ डिफेंसिव थे प्रधानमंत्री आज? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो इनका लिए जो कहा जाए तो ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये कहा जाता है। तो इसमें इनके इस अटैक में ये वाकई में सही बात है कि ये बैकफुट पे हैं और इसीलिए इनके पास कोई और ठोस चीजें करने के बजाय ये जो बार बार इस पे बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जोर दे करके बोलना, कि ऐसा लगता है कि सिर्फ आतंक करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले और क्राइम करने वाले वो सिर्फ दूसरी पार्टियों में है, भाजपा में है ही नहीं कोई। भाजपा तो बिल्कुल दूध की धुली हुई पार्टी है। तो ये आदमी कुछ दिन तो बर्दाश्त कर सकता है, एक झूठ को आप कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? बार बार आप दोहराएं इसके बाद भी कि जब जो उनके संरक्षण में जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए दिखा दिए गए, तो कोई बात नहीं है, वो तो सातों खून माफ है क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सिंह हैं, वो दुनिया के कर्म करें, कोई बात नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, देखिए क्रिमिनल्स तो हर इस देश में, लेकिन वाकई में शरद जी, मैं आपसे पूछूंगी कि जो ये कानून व्यवस्था की बात जो बीजेपी के उम्मीदवार लगातार कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहा है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एक हवा बन रही है उसको कमजोर कर रहा है? लेकिन मैं आपको रोकूंगी, मुझे कहा जा रहा है रूपाली में मिल गई है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। रूपाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपने राजनीति को क्यों चुना? जी, देखिए, मेरे फादर पहले से एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके थे। मैं जिम्मेदारी तो सिर्फ अपने पिताजी की लेने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं क्षेत्र में गई, अपने लोगों के बीच में गई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। तो परिवार के साथ मैंने कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पे, एक कंट्री लेवल पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑलरेडी हूँ एक शिक्षित व्यक्ति और कहीं ना कहीं मैं लोगों से कनेक्ट होने लगी। अपने आप ही धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता रहा कि एंड आई डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स।
बिल्कुल रूपाली, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कार्डिफ, लीड्स जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करी है, जॉब आप वहां पर कर रही थी, स्कॉलरशिप आपको मिली है, उसके बावजूद आप यहां पर आई और आपके परिवार के पुरुष सदस्य सलाखों के पीछे थे, क्या मामला था ये? जी 2007 में एक मर्डर केस हुआ था जिसमें 12 लोगों को सजा हुई, जिसमें मेरे फादर, मेरे अंकल, बाकी सब लोगों को जेल भेजा गया। मेरे फादर की उम्र अभी 75 साल है, वो अभी भी जेल में है। हमने काफी बार मर्सी प्ली के लिए अप्लाई किया, बट क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट शायद से बहुत बायस्ड है चीजों को लेके, एंड अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना मेरी काबिलियत है, मैं उसको खो रही हूँ। दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड टू कम फॉरवर्ड एंड बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं मैंने इसी वजह से अभी अपना LLB खत्म किया, ताकि मैं लॉ को भी समझ सकूं एंड आई कैन हेल्प द पब्लिक, यहाँ के जो लोग, एंड माई फादर एज वेल ऑन द पैरेलल बेसिस। रूपाली, तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? I really connected to Akhilesh ji, to be honest. When I spoke to him, मेरी तीसरी या चौथी मुलाकात थी उनसे। उस वक्त मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, बट जब मेरी उनसे थर्ड टाइम मुलाकात हुई, the points he had, the vision he had about UP, it was something little amazing। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये समझने की कोशिश करें, it is important कि हमारा लीडर कौन है। I have to respect my leader in terms कि मैं लोगों की आगे मदद करूं। एंड जब मेरे को रियलाइज हुआ कि उनका विजन ऑलमोस्ट उसी तरीके से है, जिस लाइक डेवलपमेंट इज हिज फर्स्ट ओनली विजन फॉर उत्तर प्रदेश, एंड आई रियलाइज कि आई कनेक्ट विद दिस, एंड दैट इज द रीजन आई सेड आई रियली वांट टू रन फॉर दिस इलेक्शन। तो आप राजनीति में आके क्या करना चाहती हैं? हमारे यहाँ महिला वोटर्स तो हैं, बट उनको एक्चुअली नहीं पता है कि वो वोट किस चीज के लिए दे रही हैं। फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट कि वो महिला जो सिर्फ घर में रह जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, वो सामाजिक तौर पे भी फ्रंट में आए। दूसरी बात यह है कि हम कभी लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देते। हम ये ध्यान तो देते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन हर विधानसभा की, हर गांव की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं लोकल लेवल से प्रॉब्लम्स को पहले खत्म करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बड़े लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ। अभी भी यहाँ 0/0 सिचुएशन है। पानी की दिक्कत आपको अभी भी मिलेगी, सड़क की दिक्कत आपको अभी भी मिलेगी, बिजली की दिक्कत अभी भी मिलेगी। 70 साल हो गए हमारे देश को, बट आज तक इतना पैसा आने के बाद भी वो कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे तो पहुंचा ही नहीं है। एंड दूसरी बात है, मैं ये चाहती हूँ एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाए। बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम को खराब करते हैं। तो धीरे धीरे आई वांट टू इम्प्लीमेंट एंड आई वांट टू रीमैनेज द थिंग्स। बहुत अच्छी बात है रूपाली, आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और शरद जी से बस एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए समय मेरे पास। शरद जी, हमने देखा कांग्रेस किस तरह से सीटें दे रही है महिलाओं को 40%, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम जितना कोई दे सकता है जिनकी चुनावी रणनीति में। आज ही प्रधानमंत्री ने जो रैली की उसमें कहा कि हमने इतने सारे घर दिए और खासकर महिलाओं के नाम किए। तो जो महिलाओं को इस बार एक काफी कुछ जगह मिल रही है उत्तर प्रदेश में चुनावों में, देखिए उसका प्राइम कारण है प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी की पार्टी तो बिल्कुल डेड स्थिति में है। उसको रिवाइव करने का जो इन्होंने प्रयास किया, उसी की एक कड़ी थी कि प्रियंका गांधी ने एक विमेन मैनिफेस्टो करके अनाउंस किया, और उसमें जब इन्होंने बात करी कि 40% टिकट्स में महिलाओं को दूंगी, उससे एक तरीके का पूरा जागरण हो गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, और मजबूरी हो गई, कंपल्शन हो गया कि अब ठीक है, कांग्रेस की स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जमाने के बाद कि कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया इस इलेक्शन का, और उस इलेक्शन में महिलाओं को प्राथमिकता देना लेकिन वाकई में खुद अपने आप को कितनी मजबूती कांग्रेस दे पा रही है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया है। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। समय आज इतना है मेरे पास बात करने के लिए। तो देश की बात में अब आगे रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में आज कई बड़े नेताओं ने अपने पर्चे भरे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने बादौर से पर्चा भरा है। वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। चमकौर साहिब से भी उम्मीदवार हैं। जलालाबाद से सुखबीर बादल ने आज पर्चा भरा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पटियाला शहर से 5वीं बार चुनावी लड़ने के लिए नामांकन भरा। और इस दौरान कैप्टन ने अपने समर्थकों को बताया कि आखिर बीजेपी के साथ क्यों गठबंधन किया और कैसे उनका शासन बेहतर था। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, तो जो आज पंजाब में हुआ, सक्रियता हुई, कैसा आंकलन आप बताएंगे? और खास तौर से मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो एक तरह से जो जवाब पंजाब की जनता को चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, उसकी तरफ इशारा साफ हो गया। जी बिल्कुल, दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको बाद में देता हूं। पहले बताते हैं कि आज पंजाब के चुनावी रणभूमि में जितने हेवी वेट हैं, दिग्गज नेता हैं, वो एक साथ आज निकले और सभी ने अपना नामांकन भरा। जैसा आप बता रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी थे, क्योंकि अमरिंदर सिंह की पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में, इस गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही है। और वहां पर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर भी अटैक किया, राहुल गांधी के उस बयान को भी उठाया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री चेहरे के नाम को वो कैसे लाएंगे, लोगों से या वर्कर्स से सजेशन लेकर लाएंगे। उसमें अमरिंदर सिंह ने ये बात कही कि 3 करोड़ लोग हैं तो क्या सभी 3 करोड़ पंजाबियों से सवाल करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री तो विधायकों की सहमति से चुना जाता है और विधायक ही 3 करोड़ पंजाबियों की नुमाइंदगी करते हैं। बात करें, प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार के चुनाव में अगर देखें तो सबसे उम्र दराज नेता हैं, 94 साल उनकी उम्र हो चुकी है। लंबी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना नामांकन भरा। उनके बेटे सुखबीर बादल, जो अकाली दल के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उन्होंने भी जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। बात करें अगर पटियाला की, तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ बहुत कयासाराई लगाई जा रही थी कि कांग्रेस कोई मजबूत उम्मीदवार वहां पर खड़ा करेगी, लेकिन कांग्रेस ने एक पूर्व मेयर को वहां से उतारा है, विष्णु शर्मा को। हालांकि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह को एक वॉकओवर दिया गया है पटियाला में। बात करें अब चरणजीत सिंह चन्नी की। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार वो विधायक 2017 में बने और इस बार कांग्रेस ने उनको बतौर जो विधानसभा क्षेत्र है बरनाला जिले में, वहां से उतारा है। उसके कई कारण हैं। विपक्षी यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो ट्वीट करके उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे में यह आया है कि चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब से हार रहे थे, इसलिए मालवा क्षेत्र में आ गए। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है, पार्टी के सीनियर लीडर्स का यह मानना है कि मालवा क्षेत्र की 69 सीटें हैं, जिनमें ज्यादा 18 विधायक जो थे वो आम आदमी पार्टी के बने थे और कहीं ना कहीं इस इलाके में बरनाला, संगरूर, मानसा, इन इलाकों में आम आदमी पार्टी थोड़ा डोमिनेंट है, स्ट्रांग है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, उस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को भदौड़ विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है, जो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरा कारण यह भी है, जैसा आप कह रही हैं, कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने यह इशारा भी कर दिया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी 117 कांग्रेस के उम्मीदवारों में से इकलौते उम्मीदवार हैं जिनको 2 सीटों से उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, उसका भी जवाब कुछ सटल हिंट्स में पार्टी हाईकमान ने दे दिया। बिल्कुल, फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद गजाली इस तमाम पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल देश की बात में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्यों मनाया विश्वासघात दिवस आज। देश की बात में बात अब किसानों की। भारतीय किसान यूनियन ने देश के अलग अलग जगहों पर धरना देकर विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और किसानों पर केस वापस लेने का वादा किया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट। पदाधिकारियों को भाई राज कर देंगे बिल्कुल पक्का। मुजफ्फरनगर में विश्वासघात दिवस मना रहे किसान सरकार को बार बार गाजीपुर बॉर्डर के धरने की याद दिला रहे हैं। किसान नाराज है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वे अब तक अधूरे हैं। न किसानों पर केस वापस हुए हैं, न एमएसपी पर कमेटी बनी है और न ही शहीदों को मुआवजा मिला है। उल्टे चुनाव में ये मुद्दे गायब किए जा रहे हैं। देखो, मुगल और जिन्ना से हमें कोई मतलब नहीं। इस 13 महीने के आंदोलन में 709 किसान शहीद हो जाते हैं और आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन ना करे। जो किसानों के अधिकार की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा,
मान सम्मान उसी सरकार का होगा, देश पर उसी का राज होगा। देश के अंदर 67% किसान बसेरा करते हैं। क्या बात करते हो, आपके किसान की बात नहीं होगी? किसान का मुद्दा बताओ। जो कौन से भी नेता आम जनता पर राज करने के लिए आता है, उसके पास एक ही मुद्दा आता है, मैं किसान के बिजली के बिल कम करूँगा, किसान का शोषण नहीं होने देने का, किसान का गन्ने का पेमेंट मिलेगा, किसान को बिजली फ्री मिलेगी, किसान के कर्जे माफ होंगे। और जैसे ये बेवकूफ किसान उसे अपना राजा बना के अपने सिर पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा भुरभुरे स्वभाव का हो, भावुक होता है, सबकी बात तो मान जा। और जैसे उसे गद्दी पर बैठा दिया, सबसे पहले उसका एक नियम होता है, बिजली के रेट कुकर बढ़ाएंगे, किसान को फांसी कुकर टांगा जाएगा, किसान का शोषण किस तरह जाएगा। आज तक जिसे भी पदासीन किया गया उसी ने कुछ नहीं करा, केवल खोखले वादे करे, और सबसे खोखले वादे सरकार न करे। भारतीय किसान यूनियन के लोग तहसीलों में धरने पर बैठे हैं। वहीं राकेश टिकैत आगे की रणनीति पर समर्थकों से अपने घर पर बैठक कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकार ने अब तक एमएसपी पर बात नहीं की है, अब लोग उनका इलाज कर देंगे। तो अभी चुनाव दौरान जब एमएसपी पर आपसे बताइए बात नहीं किया है। हाँ, बात नहीं कर रहे, तो फिर अब इसका क्या उपाय है? अब उपाय तो बता दें, गांव वाले अपने आप ही तो उपाय तो दे रहे इनको उपाय तो सिखा रहे। गाँव में जब ये वोट मांगने जाते हैं तो उपाय सिखाते हैं इनको। अच्छा। बचने का हुनर, गांव से कैसे बच के कौन सी गली में को कहाँ को निकलना, ये हुनर ही तो है, ये सीख रहे सब। गांव वाले भी सिखाते हैं, ये भी सीख रहे। उधर सत्ता में बैठी बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सघन चुनावी अभियान छेड़ रखा है, लेकिन उनके भाषणों में जिन्ना और मुगल का जिक्र ज्यादा है और किसानों की एमएसपी की बात नदारद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल वापस लिया गया था, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि किसानों पे जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे और वो सुचारू रूप से कार्य चालू है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं कर रहे हैं आपके नेता। सब कार्य चल रहा है, आने वाले समय में और 10 दिन की बात है, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानी के मुद्दे गायब हैं। विश्वासघात दिवस के कई राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। 5 साल के बाद में चुनाव ही ऐसा वक्त होता है जब नेता से लेकर मंत्री इन गांव के गलियों की खाक छानते हुए नजर आते हैं। कई बार तो ग्रामीण अपनी समस्या को सीधे तौर पर इनसे कहते भी हैं। हमारे जैसे पत्रकारों से भी नेताओं का सामना इन्हीं गांव की गलियों में हो जाता है। लेकिन कोरोना के इस काल में, प्रचार के डिजिटल दौर में अब खेती किसानी की बात कम और मुगल कालीन बातें ज्यादा हो रही हैं। मेरठ से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में बात अब कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो रही है, मामले लगातार गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जान पर ये भारी पड़ा हुआ है। क्या कारण है, देखिए रिपोर्ट। कोरोना के रोज के मामलों में कमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। हालांकि अब धीरे धीरे मामलों पर ओमिक्रॉन का असर घट रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों को देखें तो 26 जनवरी को कोरोना के 2,86,384 मामले आए और 573 लोगों की मौत हुई। 27 जनवरी को 2,51,209 मामले आए और 627 की मौत हुई। 28 जनवरी को 2,35,532 मामले आए और 871 मौत हुई। 29 जनवरी को 2,34,281 मामले और 893 लोगों की मौत हुई। और 30 जनवरी को 2,09,918 मामले सामने आए और मरने वालों की तादाद 959 तक जा पहुंची। जब कभी भी कोई पीक होता है या एपिडेमिक होती है तो उसमें डेथ्स में और इन्फेक्शन में एक गैप होता है, एक ड्यूरेशन होता है जिसमें डेथ्स शुरू होती हैं। तो डेथ हमेशा होगी कि जब इन्फेक्शन होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा तो फिर उसमें अगर और उसको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हुए तब डेथ होगी। तो इन्फेक्शन जैसे आज उसको हुआ है तो डेफिनेटली उसके डेथ का टाइम या तो 5 दिन होगा या 10 दिन होगा या 15 दिन होगा। वहीं अब 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या भी घटने लगी है। 24 जनवरी को ऐसे जिलों की तादाद 410 थी, जो अब घटकर
367 जिलों तक आ पहुंची है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तीसरी लहर में पुरानी बीमारी से पहले से पीड़ित और उम्रदराज लोगों की मौत ही ज्यादा हो रही है। लहर के थमने के दौरान मौत पर मामलों का असर कुछ ज्यादा वक्त तक दिखता रहता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कोरोना के बूस्टर डोज लगाने के नाम पर लोगों के व्हाट्सएप हैक कर ठगी करता था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इनके नाम मनीष कुमार, कौशलेंद्र तोमर और रोहित सिंह हैं। इन तीनों पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने आगरा से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने कोरोना के बूस्टर डोज के नाम पर 24 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है और पुलिस के मुताबिक इस गैंग के मास्टरमाइंड मनीष कुमार ने व्हाट्सएप हैकिंग 1 साल पहले यूट्यूब से सीखी थी। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।